देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। देश विदेश के बड़े बड़े नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी की नई टीम में कौन कौन शामिल होंगे, मंत्री कौन कौन बनेगा, क्या पुराने चेहरे को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर नए चेहरे को ही जगह दी जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से कुछ खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार में सहयोगियों की हिस्सेदारी पर विचार विमर्शों पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि शुक्रवार दोपहर को पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद सहयोगियों को रोल पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि सरकार गठन की तैयारियों के बीच सहयोगियों ने अहम विभागों की मांग रखी है। अब बीजेपी के सामने उनको नजरअंदाज न करने की चुनौती है। कैबिनेट को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि सहयोगी दलों में नाराजगी न हो। इस बीच आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ गया है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ भी भारत आएंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दक्षिण एशिया के नेताओं के अलावा मुइज़्ज़ भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शामिल होंगे, भारत आएंगे। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए 7 वाइड सहित 18 रन दिए, जिसके बाद सौरभ नेत्रवालकर ने सिर्फ 13 रन खर्च करके अमेरिका को आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान पर 5 रन की उलटफेर भारी जीत दिलाई। यह अमेरिका की ग्रुप स्टेज की लगातार दूसरी जीत है। आमिर के सुपर ओवर में अमेरिका ने एरोन जेम्स और हरमीत सिंह की पारिया से एक विकेट पर 18 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में नेत्रवालकर के ओवर में एक विकेट पर 13 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से फकर जमा अहमद और शादाब खान और बल्लेबाजी के लिए उतरे। इससे पहले पाकिस्तान के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका ने कप्तान मोनंग पटेल और अर्धशतक के एंड्रिस गोस के साथ उनकी दूसरे विकेट की 68 रन की साझेदारी से 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मुकाबला टाई किया। एरोन जेम्स ने और नीतीश कुमार ने अंतिम ओवर में 13 रन बनाकर मैच टाई कराया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिली 303 सीटों की तुलना में महज 240 सीटें मिली। बीजेपी की कम सीटों की समीक्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से दूर करने के पीछे एक कारण दलित सीटों पर उसके खराब प्रदर्शन को भी बताया जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 86 सीटों में से केवल 30 सीटों पर ही जीतने वाले में सफल रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 45 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को दलित सीटों पर 2019 की तुलना में शानदार सफलता मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वोट प्रतिशत में भी गिरावट देखने को मिली। अमिताभ तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट 21% के आसपास है और बसपा को महज 9 से 10% वोट मिले हैं। दलित मतों में जटो और नॉन जटो वोट है। नॉन जटो वोट पहले से ही बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब बीजेपी को उम्मीद थी कि जटो वोट भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जटो और नॉन जटो राजनीति के कारण जटो वोट धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के करीब आता चला गया है। सपा ने 6 जटो उम्मीदवार इस चुनाव में उतारे थे। 2 जनरल सीटों पर सपा ने जटो उम्मीदवार उतारा था। इसका फायदा सपा को मिला। कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा भी सपा को मिला है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 दिनों के बाद बृहस्पतिवार को पारा गिरने से गर्मी कम हो गई। दिल्ली के कई हिस्से बुधवार तक लगातार 12 दिनों तक लू की चपेट में रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा, बुधवार रात को शहर के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हुई। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हवा की दिशा बदलकर पूर्व होने के कारण गुरुवार को पारा गिर गया। आईएमडी के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के शहर के मौसम में बदलाव देखने को
मिल रहा है। विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 41.2 डिग्री सेल्सियस पार आ गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। सापेक्षिक आर्द्रता 39% से 57% के बीच रही। राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरगंज में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों जैसे नजफगढ़ और नेरला में अधिकतम तापमान क्रमशः 44.4 डिग्री सेल्सियस और 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आया नगर स्टेशन पर अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस, रिज इलाके में 40.6 डिग्री सेल्सियस और पालम में 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीतमपुरा सीट से जीत हासिल करने के बाद पवन कल्याण ने भाई चिरंजीवी से मुलाकात की। वहीं मेगास्टार और उनकी फैमिली ने साउथ सुपरस्टार का ग्रैंड वेलकम किया, जिसके चलते वह इमोशनल हो गई। इसके बाद चिरंजीवी के बेटे रामचरण और उनकी वाइफ ने पवन कल्याण को फूलों की माला पहनाई। इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में पवन कल्याण जैसे ही कार से निकलते हैं, उन पर गुलाब की पत्तियां डाली जाती है। वही एक्टर हैरान और खुश नजर आते हैं। इसके बाद रामचरण उनके मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं, जबकि सभी उन्हें बधाई देते हुए नजर आते हैं। आगे पवन कल्याण को भाई चिरंजीवी के पैर छूते हुए देखा जा सकता है। उपासना कामिनेनी को एक्टर की वाइफ एना के स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठे होकर जश्न मनाते नजर आ रही है। गौरतलब है कि पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार में से एक है, जो गब्बर सिंह, खुशी और मीमला नायक जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जबकि राजनीति में आने के बावजूद वह एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। उनकी सितंबर में फिल्म ओजी आने वाली है, जिसकी हाल ही में झलक सामने आई थी। वही फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सबसे हैरान कर देने वाला था अयोध्या का परिणाम। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को हराया है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। इन्हीं सबके बीच टीवी के शक्तिमान यानी एक्टर मुकेश खन्ना ने अयोध्या के राम मंदिर की फोटो शेयर कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने हार की वजह को भी फैंस के साथ शेयर किया है, जिस पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मुकेश खन्ना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर राम मंदिर की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अयोध्या चुनाव हार से ये सीख लेनी चाहिए कि भव्य मंदिर के साथ साथ आसपास के नगरवासियों की जिंदगी को भी भव्य बनाने का प्रयास होना चाहिए। करोड़ों के बजट के बीच कुछ करोड़ वहां के लोगों की समस्या हल करने के लिए भी रखना जरूरी है। फिर चाहे ये राम मंदिर हो, चारों धाम हो या जयपुर निकट खाटू श्याम का मंदिर हो, श्रद्धा की स्थली को टूरिस्ट स्पॉट ना बनाने दे। वहाँ लोग भी रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें। इस पोस्ट को शेयर करने के बाद जहां कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कई उनका सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मुकेश खन्ना को फैंस ने 1997 में आए शक्तिमान से काफी पसंद किया है। वही वर्क फ्रंट की बात करें तो वह महाभारत, आर्यमान, विश्वामित्र और सौगंध जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जबकि इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और लगातार पोस्ट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन बसपा सरकार पर 2019 और 2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कर्नाटक बसपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक बसपा के मानहानि मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारी विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल विस चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बसपा सरकार पर 2019 से 2023 के दौरान
बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाया गया था। ताज़ा मामले के अनुसार पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन बसपा सरकार पर 2019 से 2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कर्नाटक बसपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि कांग्रेस के इन नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत बसपा नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिए। सभी लोक निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेड कार्ड भी प्रकाशित कराया। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर भी अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया। विशेष अदालत ने इस मामले में 1 जून को सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी। राम मंदिर वाली अयोध्या में बसपा की हार की गूंज देश के साथ ही पूरी दुनिया में है। राम भक्त लोकसभा चुनाव में आए नतीजों से अवाक है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में वे राम नगरी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों को फोन पर उलाहना दे रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद भी यह दौरा जारी है। सोशल मीडिया पर तो खैर अयोध्या वासियों पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के बाद से ही अयोध्या वासी कशमकश में है। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उनके रिश्तेदार, मित्र और अन्य संपर्क रोज फोन करके अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सबका लबोलू अब एक ही है कि आखिर ऐसा कैसा हो गया है, वह भी जब 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद बसपा के ही राज में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नव्य और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सदर बाजार निवासी अजय साहू बताते हैं कि अयोध्या में बसपा की हार के बाद से ही उनके दोस्तों के फोन आना शुरू हो गए। सभी ने जमकर कोसा और सब यही कहते हुए कि कैसे लोग हो जा राम को लाने वालों को भी नहीं हुए। वाराणसी के रहने वाले उनके मित्र संदीप ने कहा कि अयोध्यावासी उनके भी नहीं हुए, जिनके प्रयासों से इतना कुछ मिला। गुस्साए लखनऊ के मनीष अरोड़ा ने कहा कि इन नतीजों से पूरे देश के राम भक्त शर्मिंदा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी अजित पवार ने ली है। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद गुरुवार को अजित पवार ने मंत्री दल की बैठक की और उसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक की। इन बैठकों में चुनाव नतीजों पर चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अच्छी सीट मिली है, उन्हें 50% सीट मिली है। एनडीए की खराब प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि पार्टियां का टूटना महाराष्ट्र में यह पहली दफा नहीं हुआ है। 1978 में भी इसी तरह पार्टियां टूटी थी, तभी महाराष्ट्र को यह पता था। इसलिए जब कभी हार मिलती है तो लोग यह कहते हैं कि इस वजह से हार मिली। अजित पवार ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा चल हर कहीं नारा चला, लेकिन विरोधी दल ने यह कहा कि इन्हें 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि इन्हें संविधान बदलना है। इस वजह से अब जो हुआ सो हुआ, उस पर ज्यादा विचार करने से बेहतर है कि हम दोबारा पुरानी गलतियां ना करें, उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, आज की तारीख में शरद पवार का कहना सही है कि मुझसे ज्यादा वे बरामदी को जानते हैं। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF के कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस को CISF के द्वारा घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है और पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक मामले की जांच ही जा रही है, कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। इस वजह से कुलविंदर कौर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। CISF के द्वारा उन्हें सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।